नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड कहानियाँ पॉडकास्ट, जहां हम सफल लोगों से मिलते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। यहाँ पर केवल एक ही मंत्र है, सीखो सिखाओ और साथ चलो। तो आज के पॉडकास्ट के हमारे खास मेहमान हैं श्री अजय नागेश्वर जी। स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले हम आप जानना चाहेंगे आपके बचपन के दिन, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपके बारे में थोड़ा परिचय बताइए। मेरा नाम अजय नागेश्वर है और मैं धर्म नगरी, भक्ति नगरी, ज्ञान नगरी, आदर्श नगर, ग्राम खामी, हुगली तहसील केवलारी, जिला सिवनी का निवासी हूँ। बचपन की बात करें तो जैसे सबका बचपन बीतता है वैसा हमारा बचपन बीता। गांव में गिल्ली डंडा खेलना, क्रिकेट खेलना, नदियों में नहाने जाना, जंगल जाना, लकड़ियाँ लाना, ऐसा बचपन रहा है। और पिताजी किसान हैं, मजदूरी करते हैं, खेती किसानी वाला काम है। माताजी हाउसवाइफ है। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्रारंभ हुई? जी, मेरी शिक्षा दीक्षा गांव के ही विद्यालय से हुई। पहली से तीसरी तक के गांव के विद्यालय में पढ़ा और फिर चौथी से लेकर 8वीं तक के मंडला जिला में पढ़ा और फिर 9वीं से 12वीं तक के मोहबर्रा विद्यालय में, और कॉलेज हुआ है केवलारी विद्यालय से। अच्छा, मतलब अलग अलग कक्षा जो है आपने अलग अलग जिले से उसकी शिक्षा प्राप्त की, हम जी ये बिल्कुल जाने। बिल्कुल। अच्छा। तो शिक्षा 12वीं आपने की, इसके बाद पत्रकारिता में आपकी रुचि कैसे आई? पत्रकारिता के क्षेत्र में आना एक एक्सीडेंटल केस हो गया, समझ लो। कहाँ से प्रारंभ हुई ये घटना और ऐसा क्या हुआ था कि आपको लगा कि नहीं, मुझे अब इस फील्ड में आगे बढ़ना है? जी, पहले जब अखबार आते थे तो मैं पढ़ता भी नहीं था। टीवियों में अगर समाचार आता था तो मैं उसे देखता भी नहीं था। अच्छा। लेकिन मेरे पापा जी बड़े शौकीन, मतलब वो टीवी चालू होगा तो न्यूज़ ही देखते हैं। घर के सामने एक पान ठेला की दुकान है। हाँ। थी, अभी तो बंद हो गई है जी। तो वहाँ प्रतिदिन अखबार आता था। अब खाली समय था, क्या करें, तो अखबार पढ़ लो तो कुछ नॉलेज मिल जाता है और हर किसी को पढ़ना भी चाहिए। मैं प्रतिदिन जाता और पूरी खबर चाट डालता, यानी शुरू से लेकर अंतिम तक के बहुत अच्छे से, मतलब आनंद आने लगा उसको। हाँ, और उसको फिर मैं बता भी देता कि भाई आज पेपर में ये छपा है। कई दिनों तक ये सिलसिला चला तो कुछ लोग अब मजाक करने लगे, और पत्रकार साहब, और पत्रकार साहब। तो मैंने सोचा कि इनके, अब जब तक कि मुझे इंटरेस्ट भी हो गया था, मैं टीवियों में भी अब समाचार देखने लगा था और अखबार तो मैं पढ़ने ही लगा था, तो मुझे इंटरेस्ट हो गया। तो फिर मैंने कहा इनके झूठ को क्यों ना सच में बदल दिया जाए, और फिर मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गया। अच्छा, मतलब जो चीज़ के लिए पहले मतलब समय को स्पेंड करने के लिए जो हम पेपर पढ़ते थे, अखबार पढ़ते थे, अब वो एक रुचि का विषय बन गया। बिल्कुल। तो पत्रकारिता में आपने पहला कदम कब बढ़ाया? मतलब पहली ये आपने ज्वाइनिंग या पहली खबर कब लगी आपकी? जी, साल 2019 में पहली खबर लगी थी। शुरुआत ही बड़ी पॉजिटिव तरीके से हुई। पहली खबर थी उगली निवासी हैं डॉक्टर अरविंद बिसेन, उनके पुत्र हैं शौर्य बिसेन। अच्छा। तो शौर्य बिसेन उन दिनों साइकिल चलाते थे लेकिन हेलमेट पहनकर, और जागरूकता का संदेश दे रहे थे कि मतलब हेलमेट पहनकर हर किसी को बाइक चलाना चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो, और यदि एक्सीडेंट भी हो तो सर पे चोट ना आए। तो ये मेरी पहली खबर थी, पॉजिटिव खबर। वहीं साइकिल में हेलमेट लगाकर चलते थे? जी, वो साइकिल में हेलमेट लगाकर अच्छा, चलते थे और मतलब जागरूकता फैलाते थे। एक काफ़ी अच्छा संदेश था उनका, मतलब वो साइकिल से एक प्रेरणा दे रहे थे लोगों को। बिल्कुल। कि जो बाइक चलाते हैं उनको हेलमेट कितना ज़रूरी है। जी। जहाँ आज के लोगों की सारी उम्र निकल जाती है पहचान बनाने में, वहाँ आज आपने एक छोटी उम्र में इतनी बड़ी पहचान बनाई, तो ये सब संभव कैसे हुआ? जी, आज पूरा क्षेत्र, बात की जाए पूरे सिवनी जिले की, तो हर कोई आपको जानता है, तो ये यहाँ तक पहुँच पाना कैसे संभव हुआ? किसी को गिराया ना खुद को उठाया, कटा जिंदगी का सफ़र धीरे धीरे, और जहाँ लोग पहुँचे हैं छलांगे लगाकर, जहाँ लोग पहुँचे हैं छलांगे लगाकर, वहाँ हम भी पहुँचे मगर धीरे धीरे। क्या बात है। तो अब अच्छा काम करोगे आप तो आपकी एक अच्छी पहचान बन ही जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और खबरों के माध्यम से उस गांव की हमने खबरें प्रकाशित किए। एकदम अंतिम पंक्ति में खड़ा जो गांव है, जिले से 70, 80, 90 किलोमीटर दूर, अच्छा। जंगलों में जाकर हमने खबरें, वहाँ के मुद्दे को उठाए और उसी माध्यम से पहचान बन गई। अच्छा, मतलब हमेशा सक्रिय रहे आप क्षेत्र में। जी बिल्कुल है ना, जिस कारण से लोग तक आपकी बातें पहुंची और लोगों ने आपको जाना। और मैं तो खोजी किस्म का पत्रकार हूँ
खबर पाने की फिक्र रहती है मुझे, नई खबर का तलबगार हो गया हूँ मैं, और सच लिखने का जज्बा रखता हूँ, और सच लिखने का जज्बा रखता हूँ, सुना हूँ सच का व्यापार हो गया हूँ मैं। क्या बात। तो लोग एक सच्चा और अच्छा पत्रकार समझते हैं, बुलाते हैं, तो मैं जाता भी हूँ। बिल्कुल, बच्चे के आदर्श हो आप। इस समय मैंने देखा कि अक्सर जो बच्चे हैं वो उनके लिए एक बड़े आदर्श के रूप में उभरे हुए हो आप। ये बच्चों का स्नेह है जो हमें आदर्श मानते हैं। जहां आज का युवा प्रेम भक्ति की बात करता है, वहीं आप दूसरी तरफ देशभक्ति की बात करते हैं, तो ये कब क्या और कैसे शुरू हुआ? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, यारो मत पड़ो लड़की के प्यार में, डूबो देश प्रेम के जज्बे में। यारो मत पड़ो लड़की के प्यार में, डूबो देश प्रेम के जज्बे में, और कश्मीर तो हमारा ही है, और कश्मीर तो हमारा ही है, पाकिस्तान भी कर लेंगे अपने कब्जे में। क्या बात है, बहुत तो ही भाई हर किसी को देश से प्यार होना चाहिए, देश की बातें करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि वतन की मोहब्बत में हमने तो खुद को तपाए बैठे हैं, वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, और मरेंगे वतन के वास्ते, मौत से सर लगाए बैठे हैं। तो ये सिलसिला होता है 14 फरवरी 2019, अच्छा, जब देश वैलेंटाइन डे मना रहा था, तभी जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकी हमला होता है। हमारे जो जवानों की गाड़ी रहती है उन्हें उड़ा दिया जाता है। बिल्कुल। और जब वो घटना घटती है तो मुझे बहुत ज़्यादा एकदम अंदर से ऐसा लगा कि मेरे परिवार के लोग शहीद हो गए, और उसी घटना ने मेरे जीवन को बदल दिया, और फिर मेरा देशभक्ति की ओर रुख हो गया। बिल्कुल दिल दहला देने वाली घटना थी वो जी। उसको कोई भूल नहीं सकता है। शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कभी किसी से प्यार हुआ है आपको? चलिए इस बारे में बताते हैं कि प्यार की बात करते हैं कि लाखों थी जिन्हें देखकर दिल भरता था आहें। अच्छा। लाखों थी जिन्हें देखकर दिल भरता था आहें, ये हमसे नहीं हो पाया कि हम किसी एक को चाहें। क्या बात और है। 2 4 6 8 10 की ये तादाद नहीं, अरे 2 4 6 8 10 की ये तादाद नहीं, और कितने मिट गए अजय नागेश्वर पर ये मुझे भी याद नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। और रही बात शादी की, तो एक बड़े अच्छे दार्शनिक हैं सुकरात, वो कहते हैं कि हर किसी को विवाह करना चाहिए। यदि अच्छी बीवी मिल गई तो जिंदगी बड़ी अच्छी चलेगी, और अच्छी बीवी नहीं मिली तो आप फिलोसोफर तो बन ही जाओगे। तो कहते हैं कि आपने गाना भी सुना होगा कि एक लड्डू मोतीचूर का, जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए, तो खाकर पछताओ। एक बात जो आपके बारे में हमने सुनी है कि आप अपने पूरे जीवन काल में कम से कम 100 बार रक्तदान करना चाहते हैं। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। मेरे घर के सामने अखबार आता था, और मैं एक दिन पढ़ा, कुछ 60-70 साल की उम्र के व्यक्ति थे, अब कौन थे उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, और उस दिन उन्होंने 100 बार रक्तदान किया था। तो मैंने कहा यार ये 60-70 साल के व्यक्ति 100 बार रक्तदान कर सकते हैं, और मैं तो जवान हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। तो उसी दिन मैंने मतलब पूरे जीवन काल में 100 बार रक्तदान कर पाना संभव है? बिल्कुल होगा ना। तो मैंने उस दिन शपथ लिया कि मैं 100 बार रक्तदान करूँगा, और मेरा 24वां बार हो चुका है, 24 बार मेरे रक्तदान हो चुके हैं। और यदि 100 बार रक्तदान करने से पहले मुझे मौत आ गई तो मौत को ही मौत के घाट उतार दूंगा, पर बगैर 100 बार रक्तदान करे मैं इस दुनिया से जाने वाला नहीं हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। मतलब ये आपके जो विचार है, मतलब कहीं ना कहीं कि दूसरों को भी जीवन आप देना चाहते हैं, है ना। हमेशा के लिए आप अगर 100 बार आप रक्तदान कर रहे हैं, एक बार भी कोई कर लेता है तो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आप तो 100 बार रक्तदान करने वाले व्यक्तियों में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। जैसे सोशल मीडिया में हमने आपकी कुछ वीडियो देखा है, और उसमें आप बार बार एक ही बात बोलते हो कि मैं अमर हूँ, तो अब कैसे अमर हो आप? जी, तो हर अच्छे बुरे की आपको खबर देकर जाऊंगा, चेहरे को पढ़ने वाली नज़र देकर जाऊंगा, और मैं वो फनकार हूँ इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। अब आप कहोगे भाई हाँ, कि वो 10 सिर का रावण इतना सारा तपस्या किया, वो अमर नहीं हो पाया, तो ये एक सिर का रावण नहीं, इंसान ये एक सिर का इंसान कैसे अमर हो गया? राइट। तो मैंने जीते जी अंगदान का जो शपथ पत्र होता है वो भर दिया है। जिस दिन मेरी मृत्यु होगी तो मैंने अभी उसमें मेरे भाई का नंबर दिया है, मेरे एक और नंबर दिया है पापा का।
तो जिस दिन मेरी मृत्यु होगी घर से फ़ोन जाएगा और मेरी डेड बॉडी को ले जा लेंगे या यहीं पे चीर फाड़ जो भी करेंगे। उसके बाद जो मेरे बॉडी के पार्ट्स हैं जिनमें अब मैं दो चीज़ों की बातें करूँगा, एक आँख की और एक दिल की। मेरे जाने के बाद मेरी आँख किसी इंसान की आंखों में फिट हो जाएगी और वो इस दुनिया को देखता रहेगा, बिल्कुल। और मेरा दिल किसी और के सीने में धड़कता रहेगा। तो आप बताइए कि मैं अमर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल तो अमर मैं अजय इस हैं। लहजे से बोलता हूँ कि मैं अमर हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी। आपने तो मतलब ये कि यहाँ पर सोच ही बदल डाली। और बिल्कुल, अगर हर ऐसा किसी को कुछ होता है अंगदान तो करना चाहिए। देखिए हम हाँ, मर जाते हैं और हमें जला दिया जाता है, बिल्कुल। लेकिन अब किसी के हम काम नहीं आते। लेकिन भाई हम कम से कम मरने के बाद तो और किसी के काम आए। जीते जी भी आ रहे हैं और मरने के बाद भी किसी के काम में आएंगे। एक बात जो आपके बारे में, जी बचपन में आपने अपने घर की दीवार में सपना नाम लिख दिया था, जी। तो ये सपना कौन थी? जी ये बहुत पुरानी घटना है। जब हमारा कच्चा मकान था पीछे साइड, अभी हम सामने साइड आ गए। किस ईयर की बात होगी लगभग? अब ये बहुत पुरानी बात है अच्छा। शायद। अब उस समय दिल वाले करके एक पिक्चर आई थी। अच्छा अजय देवगन, रवीना टंडन और सुनील शेट्टी रहते हैं। अच्छा। तो एक गाना चलता है, जीता था जिसके लिए मरता था, वो एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता क्या था। बात है। तो अब अजय देवगन वो हीरो और मेरा भी नाम अजय है। तो जब मैं छोटा था, बच्चा था, बालमन में जब वो पिक्चर हमने देखा तो हमें ऐसा लगा ये हमारी स्टोरी है। तो घर की दीवार पर पत्थर से मार मार के, ऐसा ठोक ठोक के अच्छा। मैंने घर की दीवार पर सपना लिख दिया था। कभी डांट वाट नहीं पड़ी इसको लेकर? अब मुझे तो ज़्यादा कुछ याद नहीं है। उस समय डांट पड़ी भी होगी तो पता नहीं, या फिर किसको क्या पता कि किसने लिखा है। अच्छा। किसी ने लिख दिया होगा, सोचे होंगे घर वाले भी। आपके जीवन की सबसे ज़्यादा प्रभावित और यादगार स्टोरी कौन सी रही? पत्रकारिता के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मैंने पॉजिटिव खबर लगाया हूँ। मुझे पॉजिटिव खबर ही बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अब कोई आदमी है जो ख़त्म हो जाता है, मर जाता है, तब लोग उसको कहते हैं कि बड़ा अच्छा आदमी था। तो मैं चाहता हूँ वो जो बड़ा अच्छा आदमी है जीते जी अपनी खबर पढ़े। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं लोगों का इंटरव्यू लूँ, उनकी बायोग्राफी लिखूँ। एक स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने उसे दो अखबार में प्रकाशित भी करवाया था। एक अपना खुद का गोंडवाना समय अखबार और एक पृथ्वी टाइम्स में। एक कहानी मुझे जो बड़ी अच्छी लगी थी, एक जासूस की कहानी थी। आपने एक मूवी आई थी, देखा होगा, एक था टाइगर। हाँ। तो ये थी, रविंद्र कौशिक नाम के एक व्यक्ति थे, राजस्थान के श्रीगंगानगर के रहने वाले। तो रविंद्र कौशिक जी के जीवन पर आधारित थी एक था टाइगर मूवी, जिसमें ये जासूस का किरदार निभाते हैं। इन्हें ब्लैक टाइगर के नाम से जाना जाता था। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने उन्हें ब्लैक टाइगर नाम दिया था। तो थोड़ी सी स्टोरी में बताता हूँ आपको। बिल्कुल। वो एक थिएटर कलाकार बनना चाहते थे, बहुत अच्छे कलाकार थे। एक दिन रॉके एजेंट से उनका एक नाटक देखते हैं जिसमें वो जासूस बने थे और उनको बहुत पसंद आती उनकी ये स्टोरी। वो देश के लिए पकड़ा जाते हैं, लेकिन देश के लिए कुछ भी नहीं बताते और अपनी जान निछावर कर देते। तो वो यहाँ से जो रविंद्र कौशिक हैं, वहाँ कड़ी ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में मेजर बन के रहते हैं। आप सोचिए, पाकिस्तान में मेजर बन के वहाँ रहते हैं और वहाँ की सारी खबरें भारत दिया करते थे। बहुत से जो बड़े बड़े हमले हुए हैं उनकी वजह से नहीं बचे हम। अच्छा, पाकिस्तान गवर्नमेंट के मेजर? हाँ, वहाँ के मेजर बन जाते हैं। अच्छा। अब ये पकड़ा जाते हैं एक बार और ये सोचते थे कि जिन्होंने उन्हें भेजा है जासूस बनाकर वो उन्हें छुड़वा लेगा, लेकिन वो कभी भारत नहीं आ पाते। उनके शरीर की जितनी भी हड्डियां रहती है ना, हर हड्डी तोड़ दी जाती है मार मार के। नमक से, मिर्ची से उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और पाकिस्तान की जितनी भी जेल हैं, कभी इस जेल में, कभी उस जेल में, कभी उस जेल में, आखिरकार वो भारत की मिट्टी के लिए तड़पते हुए अपनी जान दे देते हैं। और
कभी वापस नहीं आ पाते भारत। तो ये स्टोरी मुझे बहुत ही आज तक की सबसे प्यारी स्टोरी लगी है। अच्छा, इसलिए शायद हमने देखा कि वैसे तो आजकल के जो युवा हैं वो जी किसी भी तरीके से उनके अंदर देशभक्ति का तो मुझे लगता है कि नाम कम ही रहता है, पर आपके हाथ में भी हमने देखा कि इंकलाब जिंदाबाद आपने लिखवाया हुआ, और ये काफ़ी बड़ा काम है। मतलब ऐसे तो हर कोई देशभक्ति के लिए नहीं जीता है। जी। तो ये कब हुआ, मतलब कब ये चीज़ आपको इतनी ज़्यादा प्रभावित की कि आपने ये हाथ में भी अपने लिखवा लिया? जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलवामा अटैक, उस घटना ने मुझे झकझोर दिया था। ऐसा लगा कि मेरे परिवार के लोग शहीद हुए हैं, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौलिहालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटे छोटे बेटियों की सिर की चोटियाँ चली गई, और किसी के लिए तो सिर्फ एक आदमी मरा है, हमारे लिए तो हमारे घर की रोटियाँ ही चली गई। तो उस दिन ऐसा लगा कि मेरे भाई, मेरे चाचा, मेरे काका, मेरे रिश्तेदार में से कोई चला गया। फिर धीरे धीरे मैंने क्रांतिकारियों को पढ़ा, तो भगत सिंह जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो हसरत मोहानी जी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था, इंकलाब जिंदाबाद, और भगत सिंह जी ने इस नारे को बहुत ज़्यादा फेमस किया। क्रांति अमर रहे, इसका मतलब होता है हिंदी में इंकलाब जिंदाबाद। तो यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूर संगम है, संगम मेला। बिल्कुल। तो वहाँ पे लॉकडाउन के बाद, शायद 21 की बात है, 2021 की, तो मेले में गए। उस समय एक डर भी था कि भाई टेटू बनाने वाली जो सुई होती है, भाई इससे उससे कोरोना से हम धीरे से निकले ही थे, तो डर भी था कि टेटू बनवाए, इन्फेक्शन ना हो जाए। फिर भी मेरे साथ में 2-3 लोग गए थे, उन्होंने जो भी उनको लिखवाना था, मैंने कहा यार देखो भाई, आप लोग हंसना मत, अब आप अपनी मासूका का नाम लिखवाते होगे, अपने माता पिता का भी लिखवा सकते हो, अपने बच्चे का भी, लेकिन मैं भगत सिंह जी का जो नारा था इंकलाब जिंदाबाद, मैं वो लिखवाऊंगा, और मैंने लिखवाया। 2 मिनट रोकना चाहूँगा मैं आपको जी। कि आप जिनको अभी देख रहे हैं वो एक सफल पत्रकार भी हैं, और बहुत ही अच्छे मंच संचालक का भी कार्यक्रम करते हैं, और साथ में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो अगर ये कुछ बात बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल कान में लीड हेडफोन लगाकर इसको ध्यान से सुने, क्योंकि इसके वो अच्छे खासे चार्ज भी करते हैं। तो अजय जी, आज के युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? वैसे तो संदेश बाबा लोग देते हैं, कुछ बड़े व्यक्ति देते हैं, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ। 2-4 बातें बता देता हूँ कि भाई साहब, आप लोग ना, या बहन जी, जो भी देखें, सबसे पहले तो अपनी सेहत पे ध्यान दें। यदि सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो कल बीमारी, अगर सेहत को समय नहीं दिया तो कल बीमारी को समय देना पड़ेगा, और बीमारी को समय देने से अच्छा है कि सेहत को समय दिया जाए। कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, तो आप सेहत को समय दीजिए। दूसरा, हमेशा अपने साथ एक पेन और डायरी लेकर चलिए। डायरी लिखिए कि आज मैंने क्या किया, मुझे क्या नहीं करना था, कल मैं क्या करूँगा, क्योंकि होता वही है जो लिखा होता है, किस्मत में नहीं, पेन और पेपर में। बिल्कुल, उसके कई फ़ायदे हैं कि हम जब चीज़ें लिख लेते हैं तो अब अगर जब भी हमें देखना होता है कि हमने पिछले कुछ दिनों में क्या किया था, वो वहाँ पर जानकारी लिखी भी मिल जाती है हमें। और एक चीज़ ये भी मैंने देखा है कि जो हम लिखते हैं वो वास्तविकता में घटित होता है। जी। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं कि हमारे लिखने से जीवन में बदलाव जी आते हैं। और मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको कि आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। स्वामी विवेकानंद जी भी करते थे विपासना मेडिटेशन। तो ध्यान क्या है? खो जाना ही ध्यान है। मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप यहाँ मौजूद हैं लेकिन आपका ध्यान, दिमाग कहीं और है। खाएं तो ध्यान से, चलें तो ध्यान से, पढ़ें तो ध्यान से, उठें तो ध्यान से, सोएं तो ध्यान से, सारा काम ध्यान से करिए। तो ध्यान करने से आप में स्पष्टता आ जाएगी कि मुझे करना क्या है, समझ, और समझ से सफलता आसानी से मिल जाएगी। बिल्कुल। सुना है किताबें पढ़ने के शौकीन हैं आप, किताबें पसंद है आपको, किस तरह की किताबें पढ़ते हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है और आपने कई बार स्टेटस में देखा भी होगा। किताबें पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं किसी भी शहर में चला जाऊँ,
तो 2-3 चीज़ें ही वहाँ से लाता हूँ, या तो किताबें लाऊंगा या पेन लाऊंगा। अच्छा। किताबें मुझे बहुत पसंद है, ऑनलाइन बुला के या ऑफलाइन जैसे मिलेंगी, क्रांतिकारियों से रिलेटेड या किसी की बायोग्राफी, ऐसी चीज़ें पढ़ना पसंद है। कि जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरे ख्वाबों में तन्हाई के सिवा कुछ नहीं। और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, और मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरों में किताबों के सिवा कुछ नहीं। क्या बात है। तो अभी कभी आइए, आपको हमारी छोटी सी लाइब्रेरी दिखाएंगे। बिल्कुल। जहाँ तक अमर शहीदों के परिवार के लोगों से भी मिला है आपने जी। कई बार, ऐसी कोई घटना हो जो आपको झंझोर के रख दिया हो, जिस घटना से आप अभी भी प्रभावित हो? जी। मैं पुलवामा में जितने भी जवान शहीद हुए हमारे, उनके जितने भी परिजन हैं, किसी के मम्मी, किसी के पापा, किसी के भाई, किसी की बहन, बिल्कुल, इनसे मैंने 26/11 में एक सिवनी में शौर्य का सम्मान कार्यक्रम होता है, जो भारत देश में एकमात्र जिला है सिवनी, जहां मातृशक्ति संगठन, यूथ विंग, युवा समर्पण युवा संगठन एक कार्यक्रम आयोजित करता है जिसका नाम है शौर्य का सम्मान। वहीं पर मैंने परिजनों से, पुलवामा में शहीद हुए परिजनों से मिला। कोई अपने बेटे जो शहीद हो गए, हाँ, उनकी फोटो को छाती पर अपने सीने से लगा कर आए। कई लोगों की आंखें हमने नम देखा, तो वो पल आपको, वो मतलब पल याद वो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जी। लगातार रोज आप साइकिल से 10 से 15 किलोमीटर चलते हैं, इसके बाद भी आप थकते नहीं हैं, तो इसका क्या राज है? जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं, और ऐसी मजबूरी नहीं कि मैं साइकिल में चलूं। बिल्कुल, ऐसी मजबूरी नहीं कि मैं साइकिल में चलूं, मैं खुद को गरमाता हूं रफ्तार में रहने के लिए। क्या बात है। जी। बहुत ही। तो हाँ, आपने कई बार देखा होगा, सुना भी होगा कि मैं कई बार बोलता हूँ, स्टेटस में भी डालता हूँ कि मैं थकता नहीं हूँ। तो ये बिल्कुल सही बात है। मैं जिस दिन पहाड़ को धक्का दूंगा ना, हाँ, उस दिन कहूँगा कि भाई, शायद उस दिन भी नहीं कहूँगा कि थक गया। अच्छा। लेकिन यार, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो जैसे जिस काम से आपको प्यार हो जाए, उसमें आप थकोगे नहीं कभी। बिल्कुल नहीं। तो मैं जब साइकिल चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कार चला रहा हूँ। अच्छा। और ये थकना सारा माइंड का खेल है। अब कुछ लोग थोड़ा सा काम कर लिए और थक गया, तो उनको देख के ऐसा लगता है यार, बड़ी मतलब उनके ऊपर दया आती है मेरे को। बिल्कुल। मरे हुए लोग हैं, खत्म लोग हैं। अब आप में से कई लोग वीडियो देख के कमेंट में ये भी कहेंगे, भाई कभी हमारे जैसा परहा लगा लो, कभी गैती फावड़ा चला लो। तो भाई ये सब मैं कर चुका हूँ और करता भी हूँ। खेतों का काम जैसे परहा लगता है, तो हमने खार भी खोदा है और खोदते हैं, परहा भी लगाए हैं, पारकोंटा भी करते हैं। उसके बाद मैं थक गया कभी नहीं बोलता। तभी एनर्जी उसके बाद भी वही रहती है। हाँ, और घर में अगर किसी ने बोल दिया, अगर मैं खेत में हूँ, हाँ, कि थक गया होगा, बैठ जा या पानी पी ले, तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अच्छा। थक गया बोल दिए ना, अब मैं उठाता हूँ मेरी साइकिल, गाड़ी जो भी हो और मैं घर जाने लगता हूँ। अच्छा। तो मेरे घर वाले जानते हैं कि ये थकता नहीं है। आप कभी जाइए और पूछिए उनसे, मम्मी पापा भैया सब आपको बता देंगे भाई थकता नहीं। और इसको बोल दिए कि थक गया, तो इसका पारा गर्म हो जाता है और ये बैग वैग उठाया अपना थैला वैला और घर चला जाता है। तो घर वाले अच्छे से जानते हैं कि ये थकता नहीं है। यही कहानी है, सारा खेल माइंड का है। बिल्कुल। आजकल लोग थकते कम है, लेकिन लोगों को दिखाना चाहते हैं। अब कुर्सी में बैठे हैं, थक गया, अरे भाई ठीक है, सब थकना जीवन का नाम नहीं है। चलते ही जाना जिंदगी है। चलते ही जाना जिंदगी। बहुत ही बढ़िया। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े, हार गए जो बिन लड़े, उन पे है धिक्कार। तो ये कहानी जो है, मतलब आपकी जो बातें हैं वो इसमें सूट करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हारना नहीं है, और अच्छी बात है कि जब तक हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम थकते ही नहीं, हम काम करना चाहते हैं, तो हमें गुस्सा आता भी कि कोई बोल दे कि नहीं थक गया होगा, तो इस तरह थोड़ा सा गुस्सा आना स्वाभाविक सी बात है। शादी कैसी पसंद है आपको, लव या अरेंज?
अरेंज मैरिज। किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, मोबाइल? किताबें। बोलना पसंद है या मौन रहना पसंद है? मौन व्रत। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें। जी मुझे भी आप बहुत अच्छा पता नहीं कभी दोबारा और शायद फिर एक पॉडकास्ट में बैठने का मौका मिले। बिल्कुल, आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा, और कभी हम भी आपका इंटरव्यू लेंगे। आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अनफिल्टर्ड कहानियाँ पॉडकास्ट को हमारे जितने भी दर्शक लोग देखेंगे सुनेंगे, सबसे आग्रह है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, और भाई साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाएं। अपने उगली क्षेत्र का एकमात्र तो नहीं कहेंगे, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो भाई साहब का भी सेम वर्क है, वो भी इंटरव्यू लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत अपने इस धन्यवाद। पॉडकास्ट में बुलाया। हर शब्द में एक शास्त्र है, हर वाक्य का एक मर्म है। हर शब्द में एक शास्त्र है, हर वाक्य का एक मर्म है। आपका साथ मिला कुछ पल, ये जन्मों का सत्कर्म है। बहुत क्या बहुत बात धन्यवाद। है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने जाना अजय नागेश्वर के जीवन की सफलता की सच्ची कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके जीवन में आप बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं। मिलते हैं ऐसे ही अगले पॉडकास्ट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।